हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 में स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में हमने वेल्थ डेफिनेशन डिस्कस किया था और वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन डिस्कस किया था, और स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हम लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन भी बोलते हैं। देखते हैं इसको किसने दिया है, कौन से ईयर में दिया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स इन हिज फेमस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। तो स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया था और उनकी फेमस बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन ईयर 1932। तो दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन भी बोलते हैं या सिर्फ रॉबिन्स डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। और इसको दिया था रॉबिन्स ने, उनकी फेमस बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। तो कौन से ईयर में दिया था, 1932 में। अब इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला फीचर है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन मतलब ये जो स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि स्कैर्सिटी की बात हो रही है। तो स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन के जो मेनली तीन फीचर हैं, जैसे सबसे पहला फीचर है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई पर्सन है, अगर उसकी एक वांट्स, एक नीड फुलफिल हो गई तो दूसरी अराइज हो ही जाती है। तो इसलिए ये स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन में जो सबसे पहला फीचर है यही बता रहा है कि जो ह्यूमन के वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। देन सेकंड है मीन्स आर लिमिटेड। अब इसको हम फर्स्ट से रिलेट करते हैं कि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन मीन्स मतलब जिससे हम अपने वांट्स को फुलफिल करेंगे, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। उसके बाद जो लास्ट फीचर है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। मतलब जो स्कैर्सिटी है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लेते हैं कि ह्यूमन की वांट्स तो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो एमरजेंसी वाली नीड्स हैं या वांट्स हैं, उसको पहले ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, मतलब लोग, हम जैसे कोई भी एग्जांपल ले, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, कोई भी है, तो अगर उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं तो सबसे पहले वो कौन से अपने वांट्स को, कौन से नीड्स को, कौन से ज़रूरतों को फुलफ़िल करेगा जो कि ज़्यादा अर्जेंट है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो नीड उसकी फुलफ़िल हो जाएगी तभी वो अपने नेक्स्ट नीड पे, नेक्स्ट वांट पे जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें कौन सा उसका क्या यूज़ करना है उस स्केयर रिसोर्सेज का, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देन अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ग्रोथ सेंटर्ड, या कह सकते हैं ओरिएंटेड डेफिनेशन या ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो दिया है प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय प्रोफेसर सैमुएल्सन इन हिज फेमस बुक द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। कौन से ईयर में दिया था, इसको दिया था 1947 में। तो इसमें भी दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, और उनकी फेमस बुक का नाम क्या था। तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था
प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। उनकी फेमस बुक का नाम था द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस और इन्होंने इसको दिया था 1947। तो जो ईयर था वो था 1947। अब इसके भी हम कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसमें जो सबसे पहला फीचर है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हम देखते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है। चॉइस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। Effective allocation of resources is helpful in full utilization of resources। तो चॉइस जो है वो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड है। तो चॉइस कि हमें कौन सी नीड को पहले फुलफ़िल करना है, किसको बाद में करना है, तो जो चॉइस है वो मेन प्रॉब्लम है। इसको हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइस जो है वो मेन प्रॉब्लम कैसे होगा कि प्रोड्यूसर को प्रोडक्टिविटी करनी है, तो उसे किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कम से कम कॉस्ट लगेगी, ये उसकी चॉइस है। मतलब इसमें भी उसे चॉइस करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम कहलाएंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब वो क्या प्रोड्यूस करे जिससे उसे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले विद मिनिमम कॉस्ट। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब वो कैसे प्रोड्यूस करे, किस टेक्निक का यूज़ करे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। दो टेक्निक्स जैसे मेनली हैं कैपिटल और लेबर। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है, जहाँ पे हम कैपिटल का यूज़ करके प्रोडक्शन करेंगे, मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कैपिटल का होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, जहाँ पे हम लेबर का यूज़ करके करेंगे। तो जो सोर्स हमें चीप पर कॉस्ट पे अवेलेबल है उसी सोर्स का, उसी टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। कि जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लेबर चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो उस केस में हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑप्ट करना ज़्यादा सूटेबल होगा। तो प्रोड्यूसर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो चूज़ करेगा कि उसे कौन सी टेक्निक ऑप्ट करना है, कौन सा टेक्निक उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो क्या है, पहला है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि वो प्रोड्यूस करें क्या। सेकंड कि हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक का, किस मेथड का यूज़ करके वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करें। और लास्ट फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये तो प्रॉब्लम होगी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही सेम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चॉइस क्या है, एक मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में। आगे लिखा है इफ़ेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ हेल्पफुल इन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि अगर हम इफ़ेक्टिव एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को तो उससे क्या हेल्पफुल होगा कि जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन होगा। तो इसीलिए बताया गया कि इफ़ेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ हेल्पफुल इन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये पॉइंट हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। अब नेक्स्ट पॉइंट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें देखते हैं क्या दिया है। दिस डेफिनेशन डिस्क्राइब्ड अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट इंक्रीज टिल द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। ये डेफिनेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। दिस डेफिनेशन डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक ग्रोथ अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट इंक्रीज, तब तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी टिल द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, जब तक रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो सबसे पहला फीचर है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और लास्ट फीचर जो है वो है इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्सेज। इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है ये पॉइंट। देयर आर सम रिसोर्सेज विच कैन बी इंक्रीज्ड बाय अस
बाय इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग दीज रिसोर्सेज वी इम्प्रूव आर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग दीज रिसोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, वी इम्प्रूव आर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 3 मेन फीचर्स हो गए ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के। तो जितने भी मेन डेफिनेशन थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला हमने डिस्कस किया था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ ने। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये हमने अपने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। जैसा कि हम सिलेबस में देख रहे हैं कि हमें डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करना है, जिसमें हम वेरियस डेफिनेशन हमें डिस्कस करना था। तो लेक्चर 1 में हमने वेल्थ डेफिनेशन डिस्कस किया था बिल्कुल डिटेल में। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया था, उनकी फेमस बुक का नाम इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन था। कौन सी ईयर में दिया था, 1776 में। उसके बाद हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस किए थे, कुछ क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किए थे एडम स्मिथ के डेफिनेशन के। नेक्स्ट जो हमारा था वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन था। तो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया किसने है, मार्शल ने दिया है। उनकी फेमस बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और इसको उन्होंने दिया है 1890 में। देन इसके भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस किए थे वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन में। जैसे कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में मेन जो उसका एक फीचर था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया जा रहा है, वेल्थ को स्टडी की जा रही है। और वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकता है, सिर्फ तो टेंजिबल गुड्स से, ना कि इनटेंजिबल गुड्स से। तो जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। जैसे कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में ह्यूमन वेलफेयर की बात नहीं की गई थी, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन में वैसे ही इकोनॉमिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ सोशल मैन। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि मार्शल के अकॉर्डिंग जो वेल्थ है वो मैन के लिए, ना कि मैन वेल्थ के लिए। उसके बाद हमने इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किए थे। देन आज के हमारे लेक्चर में हमने स्कैसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि स्कैसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है, इसको किसने दिया है, इसको रॉबिन्स ने दिया है। उनकी फेमस बुक का नाम क्या है, तो उनकी फेमस बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कौन सी ईयर में दिया है, तो इसको 1932 में दिया है। उसके बाद इसके जो इम्पॉर्टेंट 3 फीचर्स थे, जिसमें पहला था ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, सेकेंड मीन्स आर लिमिटेड, एंड थर्ड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्स हैं जिससे कि हम अपने बॉन्ड्स को फुलफिल करेंगे वो लिमिटेड है, और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के। उसके बाद हमने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन डिस्कस किया। तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया था, उनकी फेमस बुक का नाम था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, और उन्होंने इसको 1947 में दिया था। फिर इसके फीचर्स भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने देखा कि चॉइस जो है वो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, और हमें इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हम करते हैं तो उससे फुल यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हमने देखा कि ये जो डेफिनेशन है वो डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हम तब तक नहीं हो सकता, इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज ना हो। फिर लास्ट इसका जो फीचर था वो था इम्प्रूवमेंट इन रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज है विच कैन बी इंक्रीज बाई अस, हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग दीज रिसोर्सेज वी इम्प्रूव आर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हो गया वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। मतलब मेनली हमने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थे वेल्थ, वेलफेयर, ग्रोथ और स्कैसिटी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं वो किस किस चीज़ पे आए हैं, क्या क्वेश्चन थे।
तो सबसे पहला था कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट नोट्स के अंदर। फिर सेकेंड क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट एंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। और लास्ट है कैन यू स्पेसिफाई वेदर इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट और साइंस। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स क्या साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स आर्ट है। तो ये नेचर और सिग्निफिकेंस पे है ये टॉपिक। नेचर क्या नेचर है और क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स का। तो नेचर और सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले हमें इकोनॉमिक्स समझना होगा कि क्या है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? The word economics originates from Greek word oikonomos, oikonomikos, which can be divided into two parts, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओइकोस का मतलब क्या है? ओइकोस which means home and nomos which means management. Thus, economics means home management. Economics means होम मैनेजमेंट। ये जो इकोनॉमिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है ओइकोनोमिकोस, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओइकोस जिसका मतलब होता है होम और नोमोस जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो दस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? होम मैनेजमेंट। आगे दिया है द हेड ऑफ अ फैमिली faces the problem of managing the unlimited wants of the family members within the limited income of the family। अब जैसे हमने स्कैसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन में हमने पढ़ा और आगे भी जितने हमने डेफिनेशन डिस्कस किए, ओवरऑल वहाँ पे क्या बात हुई कि हम एक तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात हुई, उसके बाद ह्यूमन के वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो हेड ऑफ फैमिली है तो वो कई तरीके के प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो उनको मैनेज करना, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी एक लिमिटेड इनकम में उसको मैनेज करना, ये एक प्रॉब्लम है जो कि हेड ऑफ द जो फैमिली मेम्बर है वो फेस करता है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस deals with economics, activates a problem related with scarce resources are main subject matter of this science। तो अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है which deals with economic activates or problems related with, जो कि स्कैसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या फिर अनलिमिटेड वांट से डील करता है। ये जो उसके मेन सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो ये हमने डिटेल में इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स है क्या एक्चुअली में। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट, कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस क्यों कहते हैं और इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस क्यों कहेंगे, इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहेंगे। तो इसको हम पहले एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ओवरव्यू की तरह देख लेते हैं कि जैसे इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा जा सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के कुछ फीचर्स हैं और साइंस के कुछ फीचर्स हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं। कुछ फीचर्स जैसे इकोनॉमिक्स के हैं वो साइंस के ही तरह हैं। जैसे कि एक फीचर हम ले लेते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी, तो इकोनॉमिक्स में भी हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, साइंस में भी हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। देन दूसरा फीचर जैसे कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, तो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि कोई एक चीज़ अगर हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर, तो उस प्रॉब्लम के पीछे कॉज क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या है। तो ये चीज़ हम साइंस में भी देखते हैं, क्योंकि साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और यही चीज़ हम इकोनॉमिक्स में भी करते हैं। तो कुछ फीचर्स जो साइंस के हैं वो इकोनॉमिक्स के से मैच करते हैं, इकोनॉमिक्स से मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। सेम उसी तरह
इकोनॉमिक्स को हम आर्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट के कुछ फीचर्स हैं जो कि साइंस के फीचर से क्या करते हैं, मैच करते हैं। इस वजह से हम इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस पे। देन एक और टॉपिक है इसमें जिसमें कि अदर सब्जेक्ट्स उसको लिंक किया गया है कि इकोनॉमिक्स हैज़ ऑल्सो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू अदर साइंस सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, तो उसके भी कुछ फीचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डेफिनेशन डिस्कस किया, जितने भी वेरियस डेफिनेशंस थे, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैसिटी, ग्रोथ, ये सारे हमने डेफिनेशन डिस्कस किए। एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस में हमने इकोनॉमिक्स को डिटेल में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। उसके बाद जो इसके मेन टू टाइप्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स नेचर है, इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट एंड साइंस। क्यों हम उसे आर्ट कहते हैं, क्यों हमने साइंस कहते हैं, इसका हमने एक ओवरव्यू लिया, एक जिस्ट लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।